अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि अब मुज़ाकराती अमल का गालिबन आगाज़ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात थे वो भी मीट नहीं हुए और हुकूमत भी प्रेशर में थी। PTI की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया था कि ताकत का इस्तेमाल किया गया है, उनके कारकुनान को टारगेट किया गया है, लग ये रहा था कि शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर यह मामला पहुँच जाए। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 14 दिसंबर से वो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड के मुज़ाकरात ना किए जाएं। आज 16 दिसंबर हो चुकी है लेकिन इस तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ और उसकी वजह अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बताई कि दरअसल ये मामला अभी वाज़ेह नहीं है, क्लियर हिदायत आएंगी तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब का ये कहना था कि दरअसल सिविल नाफरमानी की तहरीक इसीलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि अब तक जो मुज़ाकराती अमल है उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी और मुज़ाकराती कमेटी का जो किरदार है इसकी वजह से इस तहरीक के चलने में डिले है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेमिटेंसेस ना भेजने के हवाले से बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो मुज़ाकराती अमल को ये समझते हैं कि PTI की तरफ से संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात करें और एक तरफ मुज़ाकरात की बात करें, ये दोनों चीज़ें आपस में रेकनसाइल नहीं होती। राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की कि दरअसल क्रेडिबिलिटी PTI की नहीं बची क्योंकि उन्होंने इतने यू टर्न लिए हैं कि उनकी बात पर एतबार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इस डेडलॉक को तोड़ेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो प्रेशर है करंट गवर्नमेंट पर वो सिर्फ PTI से नहीं बल्कि अब अपने इत्तेहादियों से भी आना शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी का यह गिला है कि 300 रोज़ गुजरने के बावजूद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया गया, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और MQM की तरफ से भी ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि जो हमसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं की गई। इस सूरत हाल में लूज़ करने के लिए सिर्फ हुकूमत के पास है क्योंकि इक़्तिदार उनके हाथ में है। वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे और जो बातें की जा रही हैं, बैरिस्टर सैफ साहब ने भी ये बात की कि बिलावल भुट्टो साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है ईवान सदर में, उसमें कितनी सदाकत है और ये मुज़ाकराती अमल क्या शुरू हो भी सकता है या नहीं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब ने ज्वाइन किया और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। 14 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, 2 दिन गुजर चुके हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं, मुज़ाकराती अमल पर भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी पर क्लैरिटी नहीं है। क्या मौक़िफ़ है ज़ाती तौर पे आपका कि अगर ऐसी तहरीक का ऐलान जो कि बज़ाते ख़ुद कंट्रोवर्शियल है, बहुत से लोग कह रहे थे कि स्टेट्समैन के करने का काम ही नहीं है ये, कि अगर आपकी एक हुकूमत से इख्तलाफी बातचीत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेमिटेंस भेजने से इनकार कर दें या आप ये कहें कि बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे। वो डिबेट एक तरफ, लेकिन क्या ये ऐलान प्राइमरीली होना चाहिए था और अगर हो गया तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अव्वल तो ये ऐलान जो है ना कोई हतमी था नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे लाउड थिंकिंग थी और वो इट वॉज लीक्ड आउट और बात चल पड़ी कि ये ऐलान हुआ है। क्योंकि ऐसा ऐलान मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए था। अच्छा। और इसी वजह से अभी भी इसको जो है वो इसको ऊपर अब डेलिब्रेशंस हो रही हैं और इसको कोई प्रॉपर तरीके से मुनासिब इकदाम किए तो ज़रूर जाएंगे क्योंकि ये प्रोटेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। जो हालात मुल्क में हैं इस वक्त, जिस अंदाज में लूट खसूट का सिलसिला एक टोले की तरफ से है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो हमला पाकिस्तान के आइन पे और पाकिस्तान के ऊपर हुआ है वो पाकिस्तान के जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया गया है, उसको नकारा कर दिया गया है और उसको डायरेक्ट हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा दिया गया है। ये सबसे ख़तरनाक अटैक है। इससे जन्म क्या देगी? आप जब जुडिशरी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर एक ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो जन्म देगा। अब डिस्पोटिज्म जो है वो पाकिस्तान में रूल करेगा अगर ऐसा हो गया, और ये हो गया ऐसा, तो ये खतरनाक सूरत हाल है। इसको निपटने के लिए काफी ज्यादा सोच विचार की जरूरत है और एक बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इसका ऊपर बनाया जाएगा जो कंटिन्यू रहेगा। इसलिए कंटिन्यू रहेगा कि ये पाकिस्तान की बका और सालमियत इससे हिट हो रही है। पाकिस्तान जो है, आपको देखिए, वो रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पे बना था, ठीक, किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन की बुनियाद पे तो नहीं बना था, कोई जंगे तो नहीं हुई थी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था।
ये तो आप एक कानून की बारदस्ती के निज़ाम के ऊपर कि आपने एक फैसला किया और कहा कि जी हमें हमारा क्योंकि रहन सहन और हमारी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, उस बेस के ऊपर हमें तस्लीम किया जाए कि हम एक नेशन है। ठीक। और इसी बुनियाद के ऊपर उसकी डिवीजन हुई सारे सब कॉन्टिनेंट के ऑफ इंडिया के अंदर। सही। और उस डिवीजन के नतीजे में पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी दुनिया के नक्शे के ऊपर, ये ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है। इस पर राणा साहब ये मैं सही अहमद साहब पॉइंट आ गया आपका, मैं आपको बात आता हूँ। राणा साहब मुझे ये बताइए कि एक तरफ गिला ये होता है गवर्नमेंट का भी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक या डी चौक को बंद करने की कॉल्स ये सियासी रवैया नहीं है, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात करती है तहरीक इंसाफ तो तब भी वो सीरियसनेस दिखाई नहीं देती गवर्नमेंट के फैक्शन से कि अगर दो किस्म की बात हो रही है पीटीआई से, सिविल नाफरमानी के प्रोपोनेंट्स भी होंगे लेकिन मुज़ाकरात की बात भी तो हो रही है ना, तो उस पर एक कदम जब आगे बढ़ा है तो आपने वेलकम क्यों नहीं किया उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का एक वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट पीटीआई ने किया जिसमें 150 से ज़ायद पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया, पुलिस वालों रेंजर वालों को शहीद किया गया। उसके अलावा शेल मारे गए, और सियासी प्रोटेस्ट के अंदर शेल नहीं इस्तेमाल होते लेकिन इन्होंने शेल की बेतादाद जो है वो उसका इस्तेमाल किया। फिर कोई 40 के करीब पुलिस व्हीकल्स को जला दिया गया और जलाओ घिराव किया गया। तो देखिए ये मुमकिन, अगर आप समझते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ फौरी तौर पे नॉर्मलाइज हो जाता और अब जो उनकी एक फाइनल कॉल जो डू और डाई की कॉल थी जिसके अंदर बेलारूस के सदर आए हुए थे, इस चीज़ के बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया हुआ था, इन्होंने धावा बोला सूबे की रियासती कुव्वत, सूबे की वसाइल और कुव्वत इस्तेमाल करते हुए, तो फिर एकदम से ये इन्होंने मुज़ाकरात अनाउंस किए। जी हमारी ये कमेटी बन गई है मुज़ाकरात के लिए। जब इनको अटर डिफीट हुई एक इंतशारी एजेंडे के ऊपर, तो फिर इन्होंने अनाउंस किया, और वो भी इस थ्रेट पे अनाउंस किए कि हम अगर नहीं हमारी शराइत मानी गई तो फिर हम सिविल नाफरमानी कर देंगे। अब इनकी सिविल नाफरमानी फ्लॉप हुई है क्योंकि अंदर से भी बाहर नहीं है, लेकिन खान साहब की क्लैरिटी सिविल नाफरमानी के ऊपर थी। फिर जो आपका जो सवाल है उसका स्पेसिफिक जवाब यही है कि मुज़ाकरात किससे करें। यहां तो 4 मौक़िफ़ हैं। अब शेख वकास अकरम कहते हैं कि हमने बातचीत करनी नहीं है, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, अभी भी उनका यही मौक़िफ़ है। कोई कहता है कि हमने हमारी शराइत नहीं है, कोई कहता है हमारी शराइत है, अभी भी सिविल नाफरमानी के ऊपर बात होती है। तो देखें ये जमात जो है जो झूठा प्रोपेगेंडा करे पाकिस्तान की साख खराब करने के लिए, दुनिया भर में झूठा डंडोरा पीटे, प्रोपेगेंडा करे गोली किसने चलाई, जबकि गोलियां तो ये लेके आए थे, इन्होंने चलाई। लेकिन जो आपने कहा ना 26 नवंबर की जो आपने बात की, अब उस पर जो एक विक्टिम नैरेटिव है ना सोशल मीडिया की या मेन स्ट्रीम मीडिया के डिस्कोर्स की बात कर लें तो वो पीटीआई का है। वो ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को ताकत का इस्तेमाल आपने किया, और बैरिस्टर गौर साहब तो एक मुकामी अदालत में जाके दरख्वास्त भी दायर कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आप जो बात कर रहे हैं उसको कोई बाय भी कर रहा है या नहीं? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। नहीं, मैं तो उस दिन से बता रहा हूं, हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इट इज अ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो कैबिनेट के सामने प्लेस की गई। इससे ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कौन सा प्रोटेस्ट है सियासी तौर पे जो कंटेनरों को रुई की तरह उठा के आगे पीछे कर रहा था? रुई की तरह कैसे? क्योंकि सूबे के वसाइल थे, सूबे की क्रेनें थी, यहां जो है वो शेल बरसाए गए। तो ये मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं इट इज वेरीफाइड। 8 ऐसे पुलिस वाले जिनके बुलेट वुंड्स हैं, अफगानी नेशनल पकड़े गए, फिर उसके अलावा यानी कि असला बरामद किया गया, बहुत कुछ। ये दिस इज और पुलिस जो है और लॉ जो है वो इट इज टेकिंग इट्स ड्यू कोर्स। केसेस बनाए जा रहे हैं इस चीज के ऊपर, और इनका जो बयानिया, और मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि ये सारी लॉ एनफोर्समेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि हमने तो एक गोली नहीं चलाई, नॉट ए सिंगल बुलेट वाज फायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, चाहे कोई भी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसी हो, कोई भी हो। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। लेकिन इन्होंने जो झूठा बयानिया जो पाकिस्तान की साख खराब करके ये दुनिया भर में ढंडोरा पीट रहे हैं, तो कैसे इनसे बातचीत की? सही, ठीक है। कैसे जहां आप एक झूठ का सैलाब आप बहा रहे हैं, तो हम किस तरीके से ये मामलात को आगे लेके चले? हमारे दरवाजे खुले, लेकिन इन चीजों को करेक्ट करेंगे तो हम आगे मामलात को लेके चलेंगे ना। ठीक है। अहमद अवैस साहब, एक तरफ तो जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि चाहे फरिश्ते हों या इंसान हो बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ FIR की दरख्वास्त की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि सिविल नाफरमानी और मुज़ाकरात पैरेलल कैसे चल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं PTI सीरियस नहीं है बात करने में।
देखिए बात यह है, ये अपनी असलियत को क्यों भूल जाते हैं? इनकी असलियत तो यह है कि एक इनमें से इस काबिल नहीं है मेजॉरिटी ऑफ देम कि पार्लियामेंट के पास से गुजर सके। वो पार्लियामेंट के अंदर भी घुसे हुए हैं, ओथ लेके वज़रा भी बने हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं, और दुनिया में तमाशा बना हुआ पाकिस्तान का। चलो उस बात को छोड़ दें, हुकूमत बन गई इनकी। अब जब हुकूमत बन गई तो इन्होंने एक सांस में कहा शहबाज शरीफ ने कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरे सांस में कहा कि जी ये इनके हमने फैसला कर लिया कि इनकी पार्टी को बैन कर देना है, हमने बैन लगा देना है उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आगे चले, आगे बातचीत हुई, ये फिर हुआ कि बातचीत जो है वो शुरू करते हैं और बातचीत होगी। नहीं अहमद साहब, उसके जवाब में आपने भी कहा ना कि बात करने को हम भी तैयार हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। हमने वो एस्टैब्लिशमेंट से तो कहा, लेकिन हमने तो इनसे बात से इनकार नहीं किया। हमने कहा कि असल वो हमने एस्टैब्लिशमेंट का इसलिए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इनका रिश्ता जो है वो खालिक और मखलूक का रिश्ता है। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई बात करनी है तो हम खालिक से बात करेंगे। जो ये सारी तब्दीली आई है, जो लेकर आए हैं उनसे बात करेंगे, और जो ये एक आगे बाकायदा उनके इशारों के ऊपर जो नाच रहे हैं और ये हरकतें कर रहे हैं जिस किस्म की, और हर बात पूछ के ये बात करते हैं, उससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। और पाकिस्तान के आइन का हुड़िया किसके कहने पे इन्होंने बिगाड़ दिया। इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए ख्याल नहीं किया कि इस मुल्क में अगर आइन का यह हाल हो जाएगा, ये मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा। कभी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा है जो जहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल करे और ये दुनिया की किसी मुल्क के वो कंट्रोल करे, तो वो मुल्क सर्वाइव करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। ये वो तबाही इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेली है। फिर जब टीम बनी है तो इमरान खान ने कहा कि ये 5 रुकनी टीम बनाई है, तो इन्होंने उनके टीम के जो सरबराह थे उसको गिरफ्तार कर लिया और अडयाला जेल के बाहर से। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये इसलिए ये स्टेलमेट रखना चाहते हैं कि इस स्टेलमेट सिचुएशन के अंदर ये बॉर्डर बबल जो है ये कुछ इसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। जो स्टेलमेट टूटेगा तो इमरान खान बाहर भी आ जाए और उस सूरत में इनका तो मसला खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये तो किसी सूरत चाहते नहीं है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, और ये पाकिस्तान के लिए इतना नुकसानदेह है। जो गेम ये खेल रहे हैं, इस खेल के अंदर नुकसान पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान जो बना एक रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसको आप अगर कायम रखेंगे। अहमद साहब, लेकिन ऑन द पैरेलल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, साथ साथ वजीर आजम पे मुकदमे का इंदराज की भी बात चल रही है ना, तो आप भी तो फिर दोनों प्लेन्स पे गेम खेल रहे हैं ना? नहीं तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। ये वो वजीर आजम है, जब पहली दफा ये वजीर चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुरू हुई थी। ये हिस्ट्री आपके सामने है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, मुझे ये बताइए, एक तरफ तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया, वो सब है, लेकिन जो अहमद साहब अभी बात कर रहे हैं उसका क्रक्स तो यही है ना कि अगर मुज़ाकरात हो गए, स्टेलमेट टूट गया, तो आपकी तो पॉलिटिकल डिमाइज है, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी उसके रिजल्ट में, इसीलिए आप चाहते ही नहीं। हमारी सियासत कैसे ख़त्म हो जाएगी किसी भी मुज़ाकरात से? वो इसीलिए कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, पॉपुलर वो हैं, और वो फिर आवाम को रैली करेंगे आपके अगेंस्ट और आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा इस तरह। नहीं, देखें, फिर तो इनका मतलब है कि कोई मुज़ाकरात होंगे जिसके अंदर इनको एनआरओ मिल जाएगा और खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये क्लैरिटी लेके आए ना कि इनको एनआरओ चाहिए। ये जो है वो अदालती मामलात को जो है वो फेस नहीं करना चाहते, अदालत के थ्रू जो भी है वो उसके थ्रू इनको रिलीज नहीं चाहिए, इनको किसी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो वहां से इनको रिलीफ कोई चाहिए या कहीं और से इनको रिलीफ चाहिए, तो दे आर लुकिंग फॉर एनआरओ। फिर एक तो ये क्लैरिटी आ गई। लेकिन दूसरा, मुझे ये जो अहमद साहब हैं इनकी बातें नहीं समझ आ रही। ये भूल गए हैं कि ये ज़हीरुल इस्लाम की जो है ये प्रोजेक्ट था पीटीआई, और ये उस प्रोजेक्ट के तहत ये इक्तदार में आए, जहां बाजवा साहब और साकिब निसार साहब ने वो ग्राउंड्स बनाए कि एक हुकूमत को घर भेजा और इनको लेके आए,
और फिर ये जब हुकूमत में थे तो ये नैपी चेंज कराते रहे हैं, और इनका जो है वो इनके वुज़रा कहते थे कि हमारे सर पे शफकत का हाथ है उन लोगों का, तो उनको ये वालिद मानते थे। तो आज ये जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कौन सा लेक्चर दे रहे हैं। और आज भी ये जो है ये बातचीत करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो ये किस जमहूरियत और आईन और फलाना ढमकाना, ये जो लेक्चर झाड़ते रहते हैं कि मुल्क नहीं चलेगा। भाई जब आप इक्तदार में थे और जिस रास्ते आप इक्तदार में आए थे वो तो जमहूरी था ही नहीं, वो भी एक 2018 का रिग्ड तरीन इलेक्शन था जिसके वजूद में आप लोगों को जो है इक्तदार मिला, और इक्तदार मिलकर आपको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का जो है लकब मिला, क्योंकि आप फ्रीडम का गला घोंट रहे थे, प्रेस फ्रीडम का गला घोंटते थे दिन रात सुबह शाम, और आप जो है वो टेलीफोन कॉल्स के जरिए जो है असेंबली चलाते थे। तो ये लेक्चर कम से कम आप जो है वो ना दें। हाँ, आप तनकीद कर सकते हैं। यू हैव मोर टू लूज, उसकी वजह यह है कि इक़्तिदार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है। तो अगर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, पीटीआई हैज़ नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट। उनका तो सिंबल चला गया था, हुकूमत भी उनको नहीं मिली, अब उसके बाद तो जो भी है उनके लिए गेन हो जाएगा, आपके लिए लूज होगा। डोंट यू थिंक सो? नहीं, देखें अभी तो इलेक्शन होंगे 2028 में, और जो इनको चीज़ें चाहिए हैं, अगर इनको 9 मई का रिलीफ चाहिए तो वो अदालत से मिलेगा, अगर इनको 26 नवंबर का रिलीफ चाहिए वो अदालत से मिलेगा, और अगर इलेक्शंस के मामलात हैं वो तो अदालत से होंगे। हाँ, हम बैठने के लिए तैयार हैं। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी है, आप असेंबली के अंदर आए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। आपने कोई और किसी एजेंडे पे कोई कमेटी बनानी है पार्लियामानी, तो हम मूविंग फॉरवर्ड वो कमेटी बनाते हैं। लेकिन जो मामलात इनकी जो डिमांड्स हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमारे नजदीक तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं है जिसने 40 गाड़ियां जलाई हैं अभी 26 नवंबर को, या जिसने पुलिस वालों को या रेंजर्स को शहीद किया है, या जिसने जो है शेल बरसाए हैं। वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं है, उसने तो कानून को अपने हाथों में लिया और तबाही मचाई, राना साहब, लेकिन जो इजलास बुलाने की आप बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी आपसे खफा है। वो कह रहे हैं 300 दिन गुजर गए हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया आपने। तो पहले अपने एलाइज के लिए भी तो आपको कोई रैली करना पड़ेगा ना, कि वो एटलीस्ट यूनानिमसली बात तो कर सकें, एक नज़र तो आए कि इत्तेहाद है। नहीं, देखें उनका एतराज ठीक है, इजलास बुलाना चाहिए और हम उनके साथ एंगेज हैं और इजलास बुला लेंगे। अगर उसमें कोई ताखीर है तो एज अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन मैं समझता हूं कि हमें उसको जल्द अज जल्द दूर करके उनको एंगेज करने की जरूरत है। ये तो आई विल एक्सेप्ट देयर। एमक्यूएम भी वैसे है तो नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन से फ्लर्ट करना शुरू कर दी है। देखें बात यह है, इसकी एक और वजह भी है। देखें हुकूमत जो है या जो इकोनॉमी है, मुल्क क्राइसिस से निकल आ चुका है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ, अब स्टेबिलिटी से वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो हायर स्टेक मांगते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि क्राइसिस अब खत्म हो चुका है। मुल्क के अंदर जो एक माशी क्राइसिस था, एक डिफॉल्ट का क्राइसिस था, वो खत्म हो गया है। अब चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी वो कोई आइडिया फ्लोट करते हैं, क्योंकि जो मुश्किल जो रास्ता था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको जो वो वजन उठा के उससे मुल्क को बहरान से बाहर निकाल दिया है। तो अब बहुत सारे जो है वो ओनर्स आ गए हैं कि जी हमें ये होना चाहिए, या सिस्टम के अंदर ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए। तो ये चैलेंजेस तो चलते रहे। सही। अहमद अवैस साहब, बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू दिस, गंडापुर साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है अमन की बातें करना छोड़ दें। कोट एंड कोट उन्होंने ये कहा, जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर देखेंगे कौन भागता है। ये डू यू थिंक दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, के तहरीक इंसाफ ने 2 चीफ मिनिस्टर चूज़ किए, पहले बुज़दार साहब थे, दूसरे ये थे, इसका कोई डिफेंस है? आपने ठीक कहा, ये ज़ुबान जो है चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान जो है गैर मुनासिब है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा गैर मुनासिब जमात जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये जिनको मैं आपको इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये सारी बातें जब आप अपने मुनहरिफ हो जाएंगे एक कमिटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये हरकत पे आ जाएंगे कि किसी के घर के ऊपर आप काबज हो जाएं, और घर के बाद आप जो घर वाले को बाहर उठा के फेंक दें, और वो प्रोटेस्ट भी करे, और वो शोर वो वेला भी ना करने दें उसको। अहमद साहब, उसका सोल्यूशन ये है कि एक प्रोविंस आर्म स्ट्रगल का ऐलान कर दे, आर्म स्ट्रगल का ऐलान कर दे, ये सोल्यूशन है उसका। भाई सवाल का ऐलान सवाल देखिए, आप मुझे बताएं कि ये क्या मुनासिब है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है
कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अब वो chosen representatives की जगह पे एक स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आप बैठ जाएं और आपको एक ताकत का सहारा लें कि जी हमें को हाथ नहीं लगा सकता और आप सब मुल्क का ऐसी तैसी फेर दें। आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, आपने जुडिशरी को एक तनख्वाहदार मुलाजिम के तौर के ऊपर रख लिया। ये तो आपने हाल किया। आप एक एक चीज को निकाल के देखें, जो अमेंडमेंट की है आपने 26वीं अमेंडमेंट जो आई है, क्या हाल कर दिया आपने। आप इतनी कंफ्यूजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर, कि समझ नहीं आती कि किस केस को कैसे करना है। ये कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर कभी मुल्क में चले हैं ऐसे। आपने इससे पहले आप पीछे चले जाएं, आज 9 मई की बात करते हैं, ये इनसे पूछे कि इन्होंने 97 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, वो वाकया बड़ा था कि 9 मई का वाकया बड़ा है। 9 मई के वाकये की इंक्वायरी भी नहीं करा सके ये आज तक, क्योंकि इनको पता है कि वो झूठे साबित हो जाएंगे उसके अंदर। और ये प्लान किया हुआ था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था शहबाज और नवाज का, कि आर्मी को डिस्करेज करने के लिए इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए इन्होंने ये खेल खेला था यहां पर। और वो कामयाब अभी तक जो है 1.5 साल हो गया, लोग अंदर हैं जेलों के अंदर, आज तक उनकी वो ट्रायल नहीं हो सका। किस जुर्म में उनको जेल में रखा हुआ अगर आपने ट्रायल नहीं करना था। आप देखिए ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। ये अब और कहते हैं, आप सुनिए मियां, ये शहबाज शरीफ साहब आए तो कहने लगे क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मैंने तनख्वाह लेनी बंद कर दी, मैं तनख्वाह नहीं लेता। उसके बाद पता लगा कि आईपीपी में 28% शेयर के मालिक आएंगे और अरबों रुपया ये बगैर एक यूनिट बिजली दिए इनकी औलाद जो है, जो उनके इसके वक्त चला रहे हैं वहां पर, वो ले चुके। शहबाज और नवाज को आप ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये चीज मैं को आप ऑफ द कफ नहीं कह रहा हूं। अच्छा। ये आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए। अहमद साहब, मेरा सवाल वही है ना, ये आपने जो सारी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताई हैं, ऑल ऑफ दीज आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इसके सोल्यूशन भी पॉलिटिकल ही निकलने हैं या फिर नहीं है? अच्छा, पॉलिटिकल नहीं है, फिर ये क्या है? पॉलिटिकल ये देखिए पॉलिटिकल कैसी है। एक आदमी देखिए, एक निजाम में हुकूमत जो है वो चलाने का आइन क्या होता है? अच्छा। आइन जो है स्टेट अफेयर को रेगुलेट करने की एक अथॉरिटी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं चीफ मिनिस्टर क्या होता है? तो चीफ मिनिस्टर और उससे पहले हुकूमत को भी तो पूछेंगे ना। मैं तो जस्टिफाई नहीं करता, मैं चीफ मिनिस्टर के किसी ऐसे फेल को मैं आई डोंट जस्टिफाई। लेकिन ये जब इस तरह की बातें होंगी तो उसके जवाब में यही कुछ होगा। आप उसको भी तो कहेंगे ना फिर कि वो यूं क्यों कर रहे हैं, वो बगैर मैंडेट के आके कैसे झूठे उठ लगे। आज इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं करवाते हैं? अगर सच्चे हैं तो आज करवाने पता लग जाएगा। चले, ये तो क्लियर कर दिया आपने। राना एहसान साहब, जो कुछ आपने किया है, जिस तरह आपने आइन का हुलिया बिगाड़ा है अकॉर्डिंग टू अहमद अवैस साहब, उसके जवाब में यही होगा जो गंडापुर साहब कह रहे हैं। नहीं, देखें बात ये कि ये इनको पता नहीं क्यों अहमद साहब को डिमेंशिया हो जाता है कि ये 4 साल हुकूमत में थे। भाई अगर आईपीपी के अंदर उनके 28% जो कि गलत आपने फिगर दिए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, 28% उनका हिस्सा था, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। तो आप 4 साल सोए हुए थे, आपको चाहिए था आप वहां ऑडिट कराते, बंद करते अगर कोई इलीगैलिटी हो रही थी। यानी कि तब आप एक ढेला जो है वो करप्शन साबित नहीं कर सके, अब आप जो है वो हवाई फिगर्स दे के आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल आपने क्या सत्तू पिया हुआ था हुकूमत में? आपको हुकूमत मिली हुई थी, सूबों में आपकी हुकूमत थी, सारे इदारे आपके पास थे, कुछ साबित नहीं कर सके, आप झूठ बोलते हैं। करप्ट तरीन आपकी हुकूमत थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप 140वें नंबर पे थे। इट वॉज अ करप्ट गवर्नमेंट, आगे पीछे लेफ्ट राइट करप्शन हो रही थी। और ये आप जो है वो अब ये खड़े पैर हवाई जो है आप इल्जामात लगा रहे हैं। बात ये है कि अगर गंडापुर साहब ने सूबे की ताकत और वसाइल इस्तेमाल करके यही काम किया तो ये अब तो हम इसकी गुंजाइश नहीं देंगे। देखें 26 नवंबर को जो हो गया वो दोबारा उसकी रेपिटेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून जो है वो बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करेगा और जिन जिन लोगों ने यहां शहीद किए हैं, पुलिस वाले जिन्होंने ये वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर जो हिस्सा बने हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जो सोशल मीडिया के अंदर एक पाकिस्तान
के मफादात के खिलाफ जो कैंपेन की जा रही है और जिसको दुनिया भर में फैलाया जा रहा है उनका भी घेराव होगा। इनफ इज इनफ। हम लोग तो जो है ये जो मुल्क दुश्मन जो एजेंडाज हैं उनके लिए अब टॉलरेंस लेवल 0 है। राना एहसान साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि जरदारी साहब सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब को वजीर आज़म बनाने की, और इस वजह से सदारती हाउस में ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए बिलावल साहब से। आपकी एक्नॉलेजमेंट में कोई है इस तरह की बात जो पता चली हो, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस? देखिए मुजम्मिल साहब, मैंने आपको जो एक ब्रॉडर पिक्चर है वो मैंने आपको दिखा दी है। मुल्क बहरान से निकल चुका है, माशी बहरान खत्म हो चुका है। जो मसला था 2-2.5 साल, जो 2 साल मुश्किल एक सफर था, वो शहबाज शरीफ ने उसको तय किया है और मुल्क को ग्रोथ के रास्ते पे चढ़ा दिया है। अब डेफिनेटली ये होगा आगे जाके। हैविंग सेड दैट, स्टेबिलिटी लाने वाले वज़राए आज़म के लिए भी पाकिस्तान की तारीख में अपना ऑफिस बचाना काफ़ी चैलेंज रहा है। इस बार भी अगर आप ये कह रहे हैं तो इट मस्ट बी अ चैलेंज एज वेल। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी सूरत हाल की बात करें तो आज स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। 13% इसको करने का ऐलान किया गया। इसके इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होंगे वो अपनी जगह पर, लेकिन IPPs के हवाले से जो डिबेट थी उसमें यह कहा गया कि 8 IPPs से रीनिगोशिएशन हुई है, जिसके बाद कौमी ख़जाने को 238 अरब रुपये का फ़ायदा होगा। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना होगा, और साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से $500 मिलियन का जो सपोर्ट फ़ंड था उसकी मनसूखी, चूँकि CPEC के हवाले से कहा यह गया कि मुआहिदों पर नज़रसानी की परमिशन नहीं मिली, उसका इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की मईशत को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मिफ्ता साहब, ये बताइएगा, स्टेट बैंक की तरफ से आज जो शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए हैं, 13% शरह सूद को किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इकॉनमी पर आप? ये खुशाइन बात है कि 2% स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। बिलखुसूस इसमें हुकूमत का जो एक बेपनाह खसारा है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में दीगर मामला ठीक नहीं है, पाकिस्तान में आज भी बिजली सबसे महंगी है खित्ते में, गैस आज भी सबसे महंगी है खित्ते में, दुनिया के ज़्यादातर टैक्स रेट्स जो होते हैं यूरोप के ममालिक से उनसे भी ज़्यादा टैक्स रेट्स है हमारा। तो मैं नई सरमायाकारी बहुत नहीं देख रहा हूँ इस शरह सूद पे भी, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतर मुस्बत कदम है स्टेट बैंक। एनर्जी प्राइसेस की अगर बात करें तो IPPs की एक बहुत बड़ी डिबेट जनरेट हुई। फिर ये बताया गया कि 8 IPPs जो हैं उनसे सेटलमेंट के मुआहदे हो गए। गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि 238 अरब का हमें फ़ायदा हो गया है। आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूट भी होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा इसका, और एनर्जी प्राइसेस कम होंगी इससे? भाई अगर 238 अरब का इनका फ़ायदा हुआ है, और मैं क्यों शक करूंगा हुकूमत की किसी बात पे, तो फिर उसका फ़ायदा से वो खुद ही रखेंगे या हम कर पहुँचाएंगे? क्योंकि जब ये कह रहे थे कि 1800 अरब हम दे रहे हैं इसलिए आपके बिजली के बिल जो है वो 48 रुपये और 50 रुपये और 60 रुपये हैं, तो अगर उसमें 1800 अरब में से 238 कम हो गए तो फिर मेरा भी 2-4-5 रुपये बिजली का बिल कम हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे बिल में तो कोई मुस्बत मुझे चीज़ नज़र नहीं आई, मेरा तो बिल बढ़ ही रहा है। तो फिर वो 238 रुपये शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ रखे हुए, हमें ये भी तो बताया जाए। नहीं तो फिर ये इस क्लेम की ट्रांसपेरेंसी पे आपको लग रहा है कि मसला है, या फिर अगर ऐसा हो भी गया है तो आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा डेलिबरेटली? भाई अवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने हुकूमत ने IPPs के मालकान को बुलाकर उनको डांट डपट के कहा कि कुछ लोगों से कहा, उनमें से कुछ लोगों को कहा कि मेरे आपके मायदे खत्म हो गए। ठीक है भाई, सही है, आपने कर लिया। आपने एक हुकूमत का किया हुआ सॉवरन एग्रीमेंट जो है उसको आपने रिनेक्ट किया, आपने कर लिया। उसका आप एक बड़ा अमाउंट बता रहे हैं कि 238 अरब रुपए का फायदा हुआ। ये नहीं बता रहे कि इस साल फायदा हुआ या अगले 20 सालों में ये फायदा होगा, और इस साल सिर्फ 35 अरब रुपए का फायदा हुआ, ये आपने हमें नहीं बताया। हम लेकिन आपकी बात मानते हैं कि इसी साल 238 अरब का होगा। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत खुदा न खास्ता गलत बयानी तो नहीं करेंगे कि भाई अगले 30 साल में जो 238 का फायदा हो रहा है, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज 40 अरब रुपए भी नहीं है, उसके बारे में तो आप ये नहीं कह रहे होंगे। तो 238 का जब फायदा हुआ है और 10% से ज्यादा आपकी अगर कैपेसिटी चार्जेस कम हो गए हैं, तो मेरे बिजली के बिल में 2 रुपए तो कमी आनी चाहिए ना। मेरे बिजली के बिल में तो कोई कमी नहीं आई। तो फिर ये मतलब ये किस चीज का फायदा हुआ है, हमें तो समझ नहीं आई है।
सही। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो $500 मिलियन का जो बजट सपोर्ट फंड था, जो कर्ज था गालिबन, उसको मनसूख किया गया। रीज़न ये बताई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीपैक है उसमें बिजली ख़रीदारी के जो मुआहदे थे, अब नज़रसानी और कुछ अहम शराइत थी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसीलिए इसको मनसूख कर दिया गया है। क्या लगता है इस पर कि नेग्लिजेंस थी या फिर ये इनएस्केपेबल था जो किया है वर्ल्ड बैंक ने? यार आप कैसी बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि कभी कर्ज था ही नहीं। ये तो सिर्फ शहबाज राना ने स्टोरी लिखी है कि कर्ज था, फिर शहबाज राना ने ट्वीट कर दिया कि एक नंबर भी था, वर्ल्ड बैंक ने नंबर भी दिया हुआ है, और फिर हम जैसे जो वजीर थे उनको पता भी थी कि ये कर्ज चल रहा था, हम जैसों को पता भी थी। लेकिन अब ये हुकूमत ने एक नया वो छोड़ा है स्टेटमेंट कि कभी था ही नहीं। तो मतलब हम कैसे कमेंट कर सकते हैं उस चीज पे जिसका नंबर नाम था पेज 2, पेज 1 हो चुका था, पेज 2 का नंबर था। उनकी वो एक खातून वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे जो होती हैं वो इनकी इंचार्ज थी, इसके ऊपर निगोशिएशन हुए, ये सब कुछ हुआ। अब वर्ल्ड बैंक ने वो शराइत ना पूरी करने पे वो मनसूख कर दिया। हमारी हुकूमत कह रही है कभी था ही नहीं। अब क्या फैसला? अच्छा, मतलब आप जब ऑफिस में थे तो आप भी लाइल थे इससे? सर अब तो लाइल मैं 2 दिन पहले तक मुझे पूरा इल्म था इसका, लेकिन कल से मुझे पता चली कि वो था ही नहीं। वो मैं मेरे ज़हन के अंदर वो था, ये चले था ही नहीं कभी। मिर्ता साहब, इसके अलावा अब सियासी सीरियसली बात यह है कि उनकी कुछ शराइत थी जो कि बड़ी टफ शराइत थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि आप चाइना से पावर प्लांट रीनिगोशिएट करें। वो चाइना वाले नहीं मान रहे थे, हम वो रीनिगोशिएट नहीं करें। जो पिछले कुछ अरसे पहले औरंगजेब साहब भी गए थे तो वो भी बात कर रहे थे चाइना से कि इसको आप तवील मुद्दती कर दें, जो आपको 4 साल में पैसे चाहिए वो 8 साल में ले लें। ये वो नहीं माने। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम नहीं कर सके वो हम कह देते कि हाँ भाई हम ये चाह रहे थे, नहीं हुआ। ये इस किस्म की झूठ बात करना कि कभी था ही नहीं मुआहिदा, और ये बात जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले गलत कर रहे हैं। मतलब ये बचपने की बातें हैं, ये ना ये वही बातें हैं कि गोली चली नहीं, भाई बंदे मर गए, मतलब लेकिन आप बस झूठ बोलना चाह रहे हैं तो झूठ बोलें, डिनाइल में है। मतलब चलें पॉलिटिकल इश्यूज की अगर बात करें, पाकिस्तान जिस नहज पर है, क्योंकि आप भी ये कहते हैं कि हुकूमत के जो क्लेम्स हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस अटेन की जा रही है और मसाइल से निकाला जा रहा है हुकूमत को, ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं। इस सूरत हाल में अगर मुल्क की एक बड़ी पार्टी सिविल डिसोबीडियंस अनाउंस कर दे और ये कहे कि रेमिटेंस ना भेजिए, बिल ना अदा कीजिए, ये किस कदर डैमेजिंग है? और क्या इसको रिकन्सिडर नहीं करना चाहिए कि सियासत के लिए स्टेट्समैनशिप तो ना कॉम्प्रोमाइज़ की जाए? देखिए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका लीडर सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये समझ नहीं दी है कि अगर आपको मुल्क में सियासत पे आपके साथ जाती हुई और हुई है तो फिर सियासी मैदान में लड़ाई करें। आप फौज से अगर लड़ने जाएंगे तो वो लड़ाई करेंगे किनेटिक, तो आप हमेशा हारेंगे। जो कि मतलब आप करना करेंगे, मारा मारी करेंगे, आप हार जाएंगे। मतलब पागल जैसी बातें। आप उनसे लड़ना चाह रहे हैं जिनके तो जिंदगी भर ट्रेनिंग लड़ाई की हुई है, ठीक है। नंबर 1, आप सियासी मैदान में आके बात करें। और आप मतलब मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं? एक तो ये कामयाब नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, खान साहब ने पिछली मरतबा जब सिविल ओबीडियंस किया था तो खुद अपने उन्होंने गैस का बिल जला दिया, भर दिया था, ठीक है, 2014 में। जी, जब वो पब्लिकली उन्होंने बिल जलाए थे, उस वक्त फौज उनके पीछे खड़ी हुई थी, तो आप बिल जलाते थे, आपके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता है। नहीं तो मैं और अगर आप पब्लिकली बिल जलाएं तो हमारे ऊपर उसमें भी FIR कट सकती है। और ये हुकूमत तो FIR रेडी है, FIR ट्रिगर, मतलब जिस मर्जी पे FIR काट लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिविल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, तो क्या मिफ्ता इस्माइल या कोई, मतलब मैं तो चलो इनकी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन कोई इनकी पार्टी का आदमी जो इनके साथ सिंपैथेटिक है, क्या वो बिजली का बिल नहीं भरेगा तो बिजली कट जाएगी? तो क्या बिजली के बगैर रहेगा? गैस का बिल नहीं भरेगा तो गैस कट जाएगी। ये बातें होती हैं। देखें कि हम रेमिटेंस रोक देंगे, सर 1 रुपया रेमिटेंस नहीं रोक सकते। कोई रेमिटेंस पाकिस्तान को जो भेजता है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बड़ा शुक्र है, हमारे भाई हैं, हम खुश हैं कि वो भेजते हैं, लेकिन माज़अल्लाह वो 1 रुपया भी किसी के ऊपर एहसान करके नहीं भेजता। वो अपनी माँ को भेजता है, वो अपने 20 बच्चों को यहाँ पे पैसे भेजता है, और वो बेस्ट रेट लेके भेजता है। वो शॉपिंग करता है, कभी हवाले अगर ज्यादा रेट होता है तो हवाले से भेजता है, और अगर बैंक में ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा है तो वहां से भेजता है। तो ये बड़ा वो मतलब ये हमेशा इन्होंने कहा है कि रोशन डिजिटल नहीं आएगा, रोशन डिजिटल के रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तय वो किए हैं। This Russian digital depends on the interest rates and the exchange rates. Remittance depends on the rates between Hawala market and interbank rates. It does nothing to do with what Imran Khan says or what Shehbaz Sharif says or Miftah Ismail says or anybody says. ये बात ऐसी बातें हैं। चलें, फाइनल कमेंट। आपने खुद ये कहा कि तीनों बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बैठ के बातचीत करें, लेकिन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब आप
साइड पर हो जाइए, अमन की बात ना करें, हम असलहा हथियार लेकर आएंगे फिर सबको भगा देंगे। और दूसरी तरफ आपने खुद कहा कि डी चौक पे हुकूमत ने यूज़ ऑफ फोर्स किया, तो फिर बिठाएगा कौन इन सबको, इन फरीकैन को डेलिब्रेशन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए कौन मेज़ पर लेकर आएगा? ये खुद तो आने को तैयार नहीं है। देखिए, एक ज़माने में अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान में, तो वो ऐसी चीज़ें करता था। अब चीन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन चीन की स्टाइल नहीं है कि इस तरह की इंटरफेरेंस करे। सऊदी अरब कर सकता था, लेकिन अब खान साहब की बेगम साहिबा ने जो बयान दिया उसके बाद सऊदी अरब भी मेरे ख्याल से नहीं करेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासी लीडरान हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुए, मेरे लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुए, हाफिज नईम साहब हुए, महमूद खान अचकजई साहब हुए। आपके लीडर तो कोर्ट में चले गए ना 26वीं तरमीम के खिलाफ। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। रात के अंधेरे में जो तरमीम हुई है इसके बारे में बातचीत तो होनी चाहिए। ये इतना तो हक हमारे लीडर को दें। फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है कि पार्लियामान ने जब लेजिस्लेट कर दिया तो फिर क्या बचा बाकी? सर, हम देखिए, गुजारिश ये है कि हम कोई धरना नहीं कर रहे, हम चौक नहीं बंद कर रहे, लेकिन ये आपने अपनी कोटे बना ली हैं, अपने जजेस रख दिए हैं, अपनी हर चीज कर ली है, लेकिन इतना तो हमको हक देना कि हम कोर्ट में जा सकें। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे कि जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे, तो ये मेरा भी मुल्क है ना, तो मुझे इतनी तो कोशिश करने दें आप। और दूसरी बात ये कि मैं अब भी समझता हूँ कि सारे लीडरों के ऊपर है कि इनको लेकर आपस में बैठाओ। पीटीआई अब बैकफुट पे आई है, लेकिन सच्ची बात यह कि पीटीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया और पीटीआई ने कहा है कि अब मुझसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त इनकी मजाक भी उड़ा सकते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत वाली पार्टी कर रही है, लेकिन बेहतर ये है कि यार इस वक्त जो है पीटीआई बैकफुट पे है, चलो बैठ के निगोशिएट करें। कभी इनका दिन, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी पीटीआई का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी आप मुल्क की खातिर आप लोगों को बैठ के बात, ग्रैंड डायलॉग जो है वो उसका आगाज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।